नमस्कार साथियों, एस्थेटिक एकेडमी में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट 5 जुलाई 2020 में हो रहा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के जाएँ, देखते जाएँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है जो कि हमें ये बताता है कि हर कोई अलग होता है, हर कोई एक अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट करता है। अपने अपने हिसाब से का मतलब होता है कोई जल्दी किसी चीज़ में डेवलप कर जाता है, कोई थोड़ा सा लेट करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस डेवलपमेंट में होता है, उसे हमें समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या रीज़न होता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो इसका आंसर है, इसका रीज़न है थर्ड, to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay। देखिए, डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, और इसका एक और नाम भी होता है नेचर। और सेकंड इन्होंने बोला है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसको हम लोग नर्चर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड देयर इंटरप्ले। इंटरप्ले का मतलब होता है डेवलपमेंट इज इक्वल टू इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स इनटू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटरी इनटू एनवायरमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट इज इक्वल टू नेचर इनटू नर्चर। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है हेरिडिटरी होती है, जो एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के मतलब जीन्स जो बच्चे में होते हैं वो पेरेंट्स से जो लिए जाते हैं वो होता है उसका हेरिडिटरी। ठीक है, जो कोई भी किसी भी तरीके का करेक्टरिस्टिक, बालों का कलर, आँखों का कलर, कोई किसी भी तरीके का अगर पेरेंट्स मतलब थोड़े एग्रेसिव नेचर होते हैं तो ऐसे ही बच्चा आगे ऐसे होता है। ठीक है, कोई जॉली नेचर का होता है तो बेबी में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया उसके इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक, या फिर मैं बोलूँगी हेरिडिटरी। ठीक है, और सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर, जब बच्चे में गुण तो हैं लेकिन अब उसका डेवलपमेंट और आगे कैसे बढ़ेगा, जब वो एनवायरनमेंट में इन गुणों के साथ, इन करेक्टरिस्टिक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरप्ले करेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेवलपमेंट में जो एक बच्चे में होते हैं उसका रीज़न यही है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में दोनों का इंटरप्ले होना बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है थर्ड। देखिए, फर्स्ट आंसर में सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की गई थी, तो इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड में सिर्फ मैच्योरेशन की बात की गई थी, इसलिए सेकंड आंसर नहीं होगा। फोर्थ में सिर्फ इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक या फिर हेरिडिटरी, इसको हम बोलते हैं, की बात की गई थी, तो इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा मेन जो आंसर है वो भी आ गया, प्लस जो हमारा बाकी के तीन ऑप्शंस हैं उसकी भी तीनों के ऑप्शंस इसमें आकर मिल गए थर्ड वाले में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, तो हमारा इसका आंसर होगा थर्ड, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के जन्म लेने पर ही डिसाइड हो जाता है कि डेवलपमेंट कैसा होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का इंटरप्ले होता है, इसलिए हम बर्थ के टाइम पर नहीं कह सकते कि बच्चे का डेवलपमेंट ऐसा होगा, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में नहीं आता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? देखिए, अगर कुछ रिसर्च स्टडी ने दिखाया है या बताया है कि टीचर्स का जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है वो गर्ल्स की बजाय बॉयज़ से ज़्यादा होता है, तो ये जो हमारी लाइन है ये कौन सी एक्सप्लेनेशन इनमें से बताती है? तो इसका आंसर आएगा सेकेंड,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये बताया जाता है कि हमें जेंडर बायसनेस नहीं दिखानी, ठीक है, कि आप सिर्फ लड़कों की क्वेरी सॉल्व कर रहे हो, आप लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप लड़कों से क्वेश्चंस कर रहे हो, या फिर लड़कियों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, या फिर गर्ल्स से आप क्वेरी सॉल्व करवा रहे हो, या गर्ल्स से आप क्वेरी पूछ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बच्चे को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि आप जेंडर बायसनेस दिखा रहे हैं, जेंडर बायस का मतलब होता है किसी एक जेंडर को प्रेफरेंस देना ओवर दी अदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि टीचर का और ज़्यादातर इंटरेक्शन किसके साथ है, बॉयज़ के साथ, लड़कियों से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जेंडर बायसनेस है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है बच्चों का हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना। बच्चा जो है वो अपने आप में इतना होता है कि अगर आप बच्चे को प्ले वे मेथड के ज़रिए जब हम लोग कराते हैं तो बच्चा खेल में बहुत कुछ सीख लेता है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो खुद से कुछ चीज़ें सीख सकता है अगर आप उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस दोगे तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की शुरुआत की गई थी। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर थे जॉन डेवी, ठीक है। तो पहले ये वाली चीज़ होती थी कि किताब खोलो और ये पढ़ो, ठीक है। लेकिन अब आजकल क्या होता है कि बच्चे के साथ में इंटरेक्शन करना, उसके साथ एक्टिविटीज़ कराना, उन्हें हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना, डूइंग एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो यही सब हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है कि हर बच्चे में एक कैपेबिलिटी है, एक पोटेंशियल है कि वो बच्चा जो है अपने आप नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, व्हाट इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक while working with students who are visually challenged। देखिए आपकी क्लास में, अगर आपकी क्लास जो है, आपकी क्लासरूम एक इंक्लूसिव क्लासरूम होता है जिसमें हर तरीके के बच्चे होते हैं, नॉर्मल भी और स्पेशल भी। स्पेशल में हम लोग विजुअली चैलेंज या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट या फिर और भी कोई ना कोई डिजीज़ या कुछ होता है। तो हर क्लास में, मतलब आजकल हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की या फिर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं। तो अगर आपकी क्लास में कोई विजुअली चैलेंज बच्चा है तो टीचर को उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है या कैसे वर्क करना है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटीरियल। देखिए अगर विजुअली चैलेंज बच्चा है तो इसका मतलब वो सही से देख नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन वो सुन तो सकता है सही से। तो टीचर को अपने वर्ड्स, अपनी ऑडिबल, उसकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए वर्ड्स में बोलने में कि बच्चे को सही से सुनाई दे जाए और बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसको अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो अच्छे से सुन लेगा तो भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर वो नहीं भी देख सकता है तो। प्लस टीचर को और क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे टीचिंग लर्निंग एड्स लेके आने चाहिए जिसको ऐसा बच्चा टच कर सके, फील कर सके अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग के बात करते हैं। ये जो है वो इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग आपको पता है, आप जानते होंगे कि अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि हमारी जो एज होती है पीआरटी जब हम पढ़ाना होता है 1st to 5th की, तो छोटे बच्चे होते हैं और इनमें ये भी होता है, या फिर 1st to 8th की अगर मैं बात करूँ तो, कि वो अपने पीयर पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। पीयर की बात मानना, ठीक है, कॉपरेशन मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग करना, बहुत ज़्यादा उनका एम्फेसिस होता है इन चीज़ों पर। तो इनको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। क्यों? क्योंकि हमें हेट्रोजीनियस अगर हम एक ग्रुप बना दें और उन्हें काम करने के लिए दिया जाए, प्रोजेक्ट वर्क्स दिए जाएँ, या फिर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट दिया है, कोई टॉपिक दिया करने के लिए, तो वो एक दूसरे की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें बहुत मज़ा भी आता है ऐसे काम करने में, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, which of the following is most important in an inclusive classroom। inclusive classroom में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? तो इसका आंसर सही होगा थर्ड,
इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम प्लान, सॉरी। देखिए, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है नॉर्मल स्टूडेंट भी है, स्पेशल स्टूडेंट भी है। तो आपको जो आपका एजुकेशन प्लान है या फिर आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या फिर जो अब आप इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं बच्चे को देने के लिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हर एक बच्चे के काम आ सके, हर एक बच्चे के मुताबिक हो। ठीक है, आप ये नहीं कि आपने सिर्फ नॉर्मल चाइल्ड का सोच के आपने एक एजुकेशन प्लान बना लिया और फिर आप उसको क्लासरूम टीचिंग करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बताता है हर एक बच्चा अलग है, तो हर एक बच्चे के हिसाब से हमें एजुकेशन प्लान बनाना चाहिए। जैसे कि हमें अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि विजुअली चैलेंज के लिए टीचर को थोड़ा लाउडली बोलना चाहिए, ऑडिबल आवाज़ हो, क्लैरिटी, वर्ड्स की क्लैरिटी हो, ताकि बच्चा सुन अच्छे से सके। अब अगर विजुअली चैलेंज बच्चे हैं अगर क्लासरूम में, तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान वहाँ पे काम करेगा अगर टीचर उसका भी सोच के अपना एजुकेशन प्लान बनाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, which of the following is a correctly matched pair of learners and their primary characteristics? देखिए, इसमें से कौन सा सही है, सही मैच पेयर कर रहा है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, डिसलेक्सिक लर्नर्स, और इसको हम लोग सही मैच किया है। लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, डिसलेक्सिक लर्नर्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लर्निंग में, लर्नर्स में। इसमें से एक प्रॉब्लम का नाम है डिसलेक्सिक लर्नर, जो कि जिन्हें रीडिंग प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, यहाँ पर आप बोलेंगे कि राइटिंग प्रॉब्लम जिसको होती है वो तो डिस्ग्राफिया होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पहले हमें रीडिंग के बारे में बात कर दी है, अगर हम बाकी ऑप्शंस में से देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमें ये बताता है कि लैक रीडिंग से रिलेटेड होता है डिसलेक्सिक। अगर वो पढ़ सही से नहीं रहा है तो वो लिखेगा सही से कैसे? बच्चा जो है वो बी को डी पढ़ता है, ठीक है, 100 को वॉस पढ़ता है, मतलब बिल्कुल उल्टा पढ़ता है। ठीक है, उसका अगर वो पढ़ेगा ही उल्टा, तो अगर उसको BAT बैट लिखना है, लेकिन अगर वो बी को डी पढ़ रहा है तो वो DAT डैट लिखेगा बैट को। तो अगर वो रीडिंग को सही से, मतलब उसकी रीड करने की कमी है, तो इसका मतलब उसकी राइटिंग फ्लुएंसी, मतलब राइटिंग में भी उसका दिक्कत आएगी। तो डिसलेक्सिक लर्नर्स कौन होते हैं? जिन्हें वर्ड्स पढ़ने के लिए मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, the ability to come up with original and divergent solutions to a problem is a primary characteristic of। देखिए, कुछ हर तरीके के बच्चा होता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई एवरेज होता है, कोई स्लो लर्नर्स भी होते हैं क्लासरूम में, ठीक है, क्रिएटिव चाइल्ड भी होता है क्लासरूम में, बैकवर्ड चाइल्ड भी होता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन लेकर आते हैं? अगर आप कोई प्रॉब्लम दोगे बच्चे को, तो हर तरीके के बच्चे होते हैं, हर तरीके के जवाब हमें मिलते हैं क्लासरूम में। तो फिर वो जो ऐसे बच्चे या ऐसे चिल्ड्रन कौन होते हैं, ऐसे लर्नर्स कौन होते हैं जो हमें ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन देते हैं किसी प्रॉब्लम का? तो ऐसे बच्चे होते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन। ठीक है, क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होगा या क्रिएटिव चाइल्ड जो होगा, वो हमेशा एक प्रॉब्लम का बहुत सारी सॉल्यूशन हमें दे सकता है, प्लस हमें एक ओरिजिनल आइडिया, जो उसका खुद का अपना आइडिया होता है, वो हमें देता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है वो ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये उसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो 9th का आंसर है सेकेंड। 10th क्वेश्चन है, which of the following would not be consistent with a constructivist environment? देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट ये होता है कि बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। जब हम बच्चे को एक्टिविटीज़ के सहारे कराएंगे, बच्चे को हम कोई भी काम करने देंगे, खुद से बच्चे को हैंड ऑन एक्सपीरियंस देंगे, तो बच्चा खुद से अपनी नॉलेज बना सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल और वो कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट। देखिए, नॉट पर हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। उन्होंने पूछा होता है नॉट और हम आंसर दे देते हैं फेवर में, तो प्लीज़ नॉट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट के अपोज है या फिर इनके साथ में नहीं है। तो हमारा 10th का आंसर होगा थर्ड।
teacher employ specific end of the term assessment strategies and give feedback on products rather than processes. कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में ये कहा जाता है बच्चा अपनी लर्निंग खुद कर रहा है, ठीक है, एक्टिविटीज के सहारे कर रहा है, या तो किसी के साथ मिलजुल के काम कर रहा है, ठीक है, या फिर हमने उसको कोई प्रोजेक्ट दे दिया है उस पर वर्क कर रहा है, मतलब खुद से काम कर रहा है, ठीक है, या अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो टीचर की हेल्प लेने आ रहा है, टीचर से पूछने आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा टीचर ही उसको नहीं पढ़ाता या नहीं समझाता, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट के अपोज है। इसमें क्या कहा गया है कि टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटेजीज। टीचर जो है वो एंड जो हमारा असेसमेंट के एंड में जो हम लोग हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में हम जो असेसमेंट करते हैं वो टीचर करता है, प्लस फीडबैक देता है प्रोडक्ट पे, लेकिन प्रोसेस में नहीं। उसने ओवरऑल काम कैसा किया, उसने पूरे अपने सेशन में क्या किया, वो इस चीज़ को नहीं बताता है, सिंपल ये बताता है कि किया या नहीं किया, अच्छा किया या बुरा किया। सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देना कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में नहीं आता। कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में आता है कि बच्चे का प्रोसेस, बच्चे का काम करने का तरीका, बच्चे की नॉलेज, खुद को मतलब खुद ही उस नॉलेज को लेना, ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में आएगा। खुद से हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस से बच्चे ने कैसा किया है, बच्चे ने क्या हासिल किया है उस चीज़ से, क्या उसकी गलतियां रही, फिर वो टीचर से आके हेल्प लेता है, ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में होता है। बच्चा खुद का ज्ञान खुद बनाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि टीचर ने असेसमेंट के एंड में एक असेसमेंट ले लिया, वो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट में करेंगे और बच्चे के बाद प्रोसेस को छोड़ के हम लोग प्रोडक्ट पे बात करेंगे कि अच्छा बन गया प्रोजेक्ट, तो पूरा हो गया। प्रोजेक्ट कैसे किया था, उसने इंटरनेट सर्फिंग की थी, उसने पेरेंट्स की हेल्प ली थी, टीचर की हेल्प ली थी, इन सब के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन हमें इसके बारे में बात करनी होती है क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट हमें बताता है कि हमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, a teacher should encourage students to set dash rather than dash। एक टीचर को मतलब बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो क्या बनाए और क्या छोड़े, ठीक है, मतलब क्या ना करे और क्या करे। या पहला उन्होंने पूछा है कि उसको क्या करना चाहिए, बच्चे को एनकरेज करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इसका सही आंसर है 4th, एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट लर्निंग गोल्स। टीचर को जो है वो बच्चे की हेल्प करनी चाहिए अपने लर्निंग गोल्स को सेट करने के लिए, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। देखिए एक चीज़ होती है कि हम लोग जब आंसर लगाना होता है ना, तो कभी भी हमें आंसर ऐसा नहीं लगाना है कि बच्चे का जो है हमें सिर्फ परफॉर्मेंस या फिर फेल है या पास है, हमें ऐसे आंसर लगाने, ऐसा नहीं लगाना होता, ठीक है। एग्ज़ाम अगर किसी ऑप्शन में एग्ज़ाम वर्ड या एग्ज़ाम जैसी कोई चीज़ ऐसा ऑप्शन दे रहा है कि एग्ज़ाम पे बेस देखा जाएगा कि बच्चा कैसा है, वो भी हमारे आंसर में नहीं आता है। यहाँ पर भी यही चीज़ कही गई है कि टीचर जो है वो बच्चे को एनकरेज करे अपने लर्निंग गोल्स को सेट करने में, कि उसको ये अचीव करना है, ना कि परफॉर्मेंस गोल में कि बेटा इतना आपको तो एक्सीलेंट ही लेके आना था, मुझे नहीं पता कैसे भी लेके आना, नहीं, उसको मत बताओ कि उसको तो सिर्फ एक्सीलेंट ही लेके आना था। उसकी परफॉर्मेंस गोल्स पर उसको एनकरेज मत करो, बल्कि इसके लिए एनकरेज करो कि वो अपने गोल क्या सेट करे और वो उस गोल पर कैसे काम करे। फेल होना या पास होना एक टीचर को एनकरेज ऐसे नहीं करना चाहिए। बस ऐसे होना चाहिए कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो आप उस पर कैसे वर्क करोगे, लेकिन ये नहीं कि अगर उसका काम खराब हुआ है तो आप फिर वही कि आपने तो बहुत गलत किया, आपको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तो डिस्करेजमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एनकरेजमेंट होना चाहिए किस चीज़ को लेके, लर्निंग गोल्स को लेकर, लेकिन परफॉर्मेंस गोल्स को लेकर नहीं ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। क्यों, बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की अगर मैं बात करूं या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करूं, तो बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें गलतियां भी होगी। और ये कहा गया है और आपके क्वेश्चन भी आएगा कि अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो क्या इसे हम पॉजिटिव में लें या हम नेगेटिव में लें। तो इसे हमें पॉजिटिविटी में लेना चाहिए, एक पॉजिटिव साइन है ये बच्चे के सीखने का, ठीक है। तो हमें परफॉर्मेंस गोल्स के बारे में बच्चे को नहीं बोलना चाहिए कि आपको तो 20 में से 20 ही लेके आने हैं या आपको तो एक्सीलेंट ही लेके आना है, कैसे भी करो कुछ भी करो, नहीं। हमें उसके लर्निंग गोल सेट करने चाहिए कि आपको अगर आप लर्न करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट
इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। अच्छा, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, अगर लर्निंग हम बच्चे को करा रहे हैं तो मीनिंगफुल वो कैसे नहीं बनाएगा, ठीक है, मीनिंगफुल वो कैसे नहीं बनाएगा। यहाँ पे भी नॉट के बारे में बात की गई है, तो नॉट पर ध्यान देंगे और इसका हमारा आंसर होगा प्रमोटिंग रिपीटेशन फर्स्ट, प्रोमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल। देखिए, अगर हम जब कुछ सिखाते हैं बच्चे को, ये नहीं कि एक चीज़ के बिल्कुल पीछे ही पड़ जाना है कि इस चीज़ में बच्चा अच्छा हो गया तो आप रिपीटेशन और रिकॉल ही करते रहो कि बेटा अगर आपको मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग देनी है, मीनिंगफुल लर्निंग दे रही है, ठीक है, आप रिवीजन कराओ, प्रैक्टिस कराओ, लेकिन हमें प्रोमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल नहीं करना चाहिए कि बेटा बार बार करो 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 करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ रिपीटेशन और रिकॉल भी बच्चा, क्योंकि इससे क्या होता है उसकी क्रैमिंग पावर बहुत तेज़ हो जाती है, और बच्चे को अगर हम क्रैमिंग या रोट मेमोरी से दूर रखें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को खुद के कॉन्सेप्ट, खुद की नॉलेज को बनाने के लिए हम एजुकेशन लेकर आ रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट कर पाए अपनी नॉलेज को, एक्टिविटीज़ के सहारे खुद कंस्ट्रक्ट कर पाए, लेकिन हमें बच्चे को कोई रोट लर्नर नहीं बनाना होता, इसलिए हमें प्रोमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल नहीं कराना होता, ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। ठीक, 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल बताना है यहाँ पर। टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक जैसे वर्ड से पता चला, इंट्रिंसिक हमारे जो अंदर से हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक होता है कि जो बच्चे को आपको बाहरी कोई मोटिवेट करना पड़ता है, कुछ बाहरी चीज़ बताकर, या उसको कि बेटा अगर आप ये काम कर दोगे तो मतलब आपको बहुत आपको गुड मिलेगा, एक्सीलेंट मिलेगा, मतलब आपका बहुत वाहवाही होगी, क्लैपिंग करवाएंगे हम लोग, टॉफी मिलेगी या कुछ भी, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो 13th का आंसर होगा थर्ड, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर्स गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। तो बच्चे ने ये सोचा है कि अगर मैं इस काम को, अपने होमवर्क को पूरा करूंगा तो टीचर जो है वो मार्क्स देगी। तो मार्क्स देना टीचर का एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है, क्योंकि वो एक बाहरी है, ठीक है, बाहरी मोटिवेशन मिल रहा है उसको, बाहर से आ रहा है ना, उसका अंदर से तो नहीं है कि नहीं मतलब ठीक है मुझे करना चाहिए, करना बनता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये है कि अगर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे टीचर जो है वो मार्क्स अच्छे देगी या फिर मार्क्स देगी, ठीक है, इसलिए वो अपना होमवर्क या फिर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है। तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, जो हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन राइट है, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड। प्राइमरी क्लासरूम में जो है वो टीचर कैसा होना चाहिए। 14th का आंसर है सेकेंड। क्या करना चाहिए उस टीचर को इस क्वेश्चन के जरिए, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। देखिए, हम जब प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, अगर यहाँ पर 1st to 8th की या 1st to 5th की भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो टीचर को जो है वो बच्चे को अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उन्हें उसका एग्जाम्पल भी बताना चाहिए और नॉन एग्जाम्पल्स भी बताना चाहिए। कैसे? जैसे अगर बच्चे को आपने स्टार्टिंग, मतलब छोटा बच्चा है उसको आप बता रहे हो बर्ड के बारे में, ठीक है, तो आप जब बर्ड के बारे में बता रहे हो कि वो आसमान में उड़ता है और उसके मतलब पंख होते हैं, तो आप बच्चे को बर्ड के जब एग्जाम्पल दोगे, लाइक आप उसको बात बताओगे, जैसे ये आपका पिजन है, क्रो है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, कोयल है, तो मतलब आप जब उसको एग्जाम्पल्स दे रहे हो बर्ड के लिए, तो आप नॉन एग्जाम्पल्स भी दो। नॉन एग्जाम्पल में आप क्या दोगे कि हर मतलब उड़ रहा है कोई मतलब ऊपर, तो वो बर्ड है, लेकिन बर्ड के एग्जाम्पल्स आपने दे दिए कि स्पैरो है, पिजन है, क्रो है, क्या है, ठीक है। नॉन एग्जाम्पल क्या होगा, बेटा अगर एरोप्लेन चल रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है हवा में ऐसे, तो स्काई में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो बर्ड नहीं होगा, तो आप नॉन एग्जाम्पल भी बताओ ताकि बच्चे को क्लैरिफिकेशन हो सके कि भाई एग्जाम्पल बर्ड के होते हैं, ये हमारा स्पैरो, पिजन वगैरह, और नॉन एग्जाम्पल क्या होते हैं जो हवा में तो है, जो स्काई में तो उड़ रहा है, लेकिन हम उसको बर्ड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। इसलिए इससे क्या होगा कि बच्चे को एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि बर्ड, मुझे हर चीज़ को बर्ड नहीं कहना है, ठीक है। तो आप बच्चे को एग्जाम्पल भी दो और बच्चे को नॉन एग्जाम्पल भी दो अपना टॉपिक क्लियर करने के लिए। 15th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन।
ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होती है जो प्रमोट करेगी कि बच्चा जो है वो किसी चीज़ को अगर समझ रहा है तो उसका मीनिंग निकाल सके, ठीक है। तो 15th का हमारा आंसर आएगा 4, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। जब आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट करोगे, बच्चों को आप एक्सप्लोर करने दोगे, उसकी नॉलेज चेक करोगे, उसके साथ किसी टॉपिक पे डिस्कशन करोगे, तो बच्चे को एक जो वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा होगा ना, उसकी वो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का फिर मतलब निकाल सकेगा, ठीक है। एक मीनिंग मेकिंग में काम आता है। जब आप बच्चे को बता रहे हो, एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन कर रहे हो कि लाइक किसी भी चीज़ पर, कि अगर आपकी क्लास में, या फिर अगर रेनी सीजन पे अगर आपको बात करनी है, तो रेनी सीजन के में आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा फूड खाते हैं, ठीक है। आप कैसे मज़े करोगे रेनी सीजन में, अगर आप घर हो, बारिश हो रही है, तो आप बच्चे को एक्सप्लोर करने दो, उसके आइडियाज़ को एक्सप्लोर करो, डिस्कस करो उनके साथ, ताकि बच्चे को जब रेनी सीजन में बुकिश नॉलेज नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं। बच्चे के आंसर्स निकालने दो, बच्चे को अपने आंसर्स देने दो, और उसका जो लर्निंग होगी ना, वो फिर एक मीनिंग मेकिंग होगी। क्यों? क्योंकि उसको फिर रेनी सीजन के बारे में खुद ही समझ में आएगा, और वो खुद भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, क्लैरिफाई कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है। क्योंकि आप जब एक क्लासरूम में होते हो, तो आप बच्चे का टीचर के साथ भी डिस्कशन होता है, या फिर इंटरेक्शन होता है, बच्चे का अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है, तो वो हर एक की बात सुनेगा और समझेगा, और अपनी लर्निंग को एक मीनिंगफुल लर्निंग बनाएगा, अपने कॉन्सेप्ट को एक मीनिंग मेकिंग कॉन्सेप्ट बनाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 15 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 15 मोर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको ये कैसा लगा? आप प्लीज़ अपने कमेंट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।